हेलो एवरीवन। तो आज हम टी++ टीचिंग नेचुरल साइंस के लिए अपना क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है एक साथ, तो वो क्या बनाती है? वो टिश्यू बनाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं, जिनका सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, फंक्शन भी वो सेम करती है। तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो स्ट्रक्चर में सेम होती है और साथ में काम करते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का वो अचीव कर सके, तो वो क्या होती है? वो टिश्यू होती है। टिश्यू बनाते हैं और उनका ओरिजिन भी कैसा होता है? कॉमन ओरिजिन होता है। जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होती हैं, जो सेल का गुच्छा होता है, उसे टिश्यू बोलते हैं, जो कि एक साथ ऐसे अरेंज होता है कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं टिश्यू के? जैसे कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सारे क्या हैं? टिश्यूज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सीधे खड़ा रहना पड़ता है। जो प्लांट्स, ट्रीज होते हैं, उन्हें सीधे खड़ा रहना पड़ता है। तो इसलिए उनके पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके अंदर सपोर्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और सपोर्टिव टिश्यू में जनरली कैसी सेल्स प्रेजेंट होती है? डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और डेड सेल उन्हें क्या प्रोवाइड कराती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, और जिससे कि उनको किस चीज़ की कम जरूरत पड़ती है? मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है। बल्कि अगर हम एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल्स को इधर उधर घूमना पड़ता है, क्योंकि उनको खाने की जरूरत पड़ती है, मेट्स की जरूरत पड़ती है, मेटिंग के लिए शेल्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए एनिमल्स को इधर उधर मूव करना पड़ता है। तो वो ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो स्टेशनरी होते हैं, तो उनको मूव करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एनिमल्स को मूव करना होता है, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है एनिमल्स को। इसीलिए जो एनिमल्स के अंदर जो मोस्टली टिश्यूज होते हैं वो कैसे टिश्यूज होते हैं? वो लिविंग टिश्यूज होते हैं। अब जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो ये नहीं है कि पूरे प्लांट में ग्रोथ हो रही है, वो कोई सर्टेन रीजन प्रेजेंट होती है, उन्हीं के अंदर, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। कुछ टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जो डिवाइड होते रहते थ्रू आउट देयर लाइफ, और ये जो टिश्यूज होते हैं वो सर्टेन रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी देखी जाए टिश्यूज की, तो बहुत सारे जो प्लांट टिश्यू है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है किसके अंदर? ग्रोइंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो जो सेल ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर वो तो यूनिफॉर्म होती है कि पैर बढ़ेंगे, हाथ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा एनिमल्स में तो होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स में कोई सर्टेन रीजन होता है, वहीं पे ही ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वहीं से ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है एनिमल्स में कि कोई भी ऐसे डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स प्रेजेंट नहीं होते एनिमल्स में। अब प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू में एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती है, और वो जिस जिस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया क्या क्या? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जो नई सेल्स प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेम से वो सेम होती है, जैसे पुराना मेरिस्टेम होता है उसी से वैसे ही सेम दिखने में नई सेल्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होती है, मेच्योर होती है, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं और वो डिफरेंशिएटेड होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक होता है ऊपर, इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो लास्ट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है उसे बोलते हैं प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये कहाँ का प्रेजेंट होती है? जो ग्रोइंग टिप होती है स्टेम्स एंड रूट्स की, एपिकल मेरिस्टेम वहीं प्रेजेंट होते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बेस में प्रेजेंट होती है, नोड्स और इंटर नोड्स के बेस पे ये प्रेजेंट होती है। और लेटरल मेरिस्टेम बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स कैम्बियम, और ये क्या करती है? गर्थ को, जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है जो प्लांट की, उसको बढ़ाती है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है प्रेजेंट होती है कहाँ कहाँ पर? जो ग्रोइंग टिप होती है स्टेम्स की और रूट्स की। और इस एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? कि वो जो स्टेम है, रूट है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करती है। और जो ये गर्थ होती है स्टेम और रूट की, जो चौड़ाई मोटाई होती है, ये किसकी वजह से इंक्रीज होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसको क्या बोला जाता है? कैम्बियम भी बोला जाता है। अब एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 मेरिस्टेम बताए थे मैंने आपको। एपिकल मेरिस्टेम जो हमने पढ़ लिया, लेटरल मेरिस्टेम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
तो जो मेरिस्टम होता है लीव्स के बेस पे या फिर इंटरनोड्स के बेस पे, जो नोड के ईदर साइड पे प्रेजेंट होता है ट्विग्स के ऊपर, या फिर जो मेरिस्टम जो है मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। और ये कहाँ का प्रेजेंट होता है? ये ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी हर्बीवोर है, वो मतलब ग्रेजिंग करना चाहता है, तो जो ग्रेजिंग करके जो घास को खा जाता है, जो घास कट जाती है, वो दोबारा वहां से रिजनरेट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ये कहीं कहीं पर नोड के पास भी देखा जाता है, क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेलुलोज वॉल्स बहुत थिन होती हैं और न्यूक्लियाई भी प्रोमिनेंट होता है। इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। अब दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनका मतलब वो परमानेंट हो गया, उनको एक अपना रोल ले लिया है कि अब मैं यही काम करूंगा, वो डिवाइड नहीं करूंगा मैं, मेरा अब यही काम है, मैं सिर्फ उसी काम को करूंगा, मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक रोल ले लिया है। द टिश्यू दैट टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, कि उन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर दिया है, इसलिए वो क्या बन जाते हैं? एक परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन से क्या होता है? बहुत सारे टाइप के कैसे क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। कुछ एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो कैसे टिश्यू होते हैं? वो सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और उनमें से जो पेरेन्काइमा है वो सबसे ज्यादा कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसमें सेल वॉल्स कैसी होती है? बिल्कुल पतली पतली सेल वॉल होती है। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं और ये लूजली अरेंज होती हैं। और इनके जब लूजली अरेंज है तो इनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी पाया जाता है इसके अंदर। और ये जनरली इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को स्टोर करता है और प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। जो पेरेन्काइमा होता है स्टेम्स एंड रूट्स का, वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर को भी स्टोर करता है। और जो उनकी वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब पेरेन्काइमा बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। अब हम सेक्शन ऑफ अ स्टेम का डायग्राम देखेंगे। देखिए सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, ये हो गया फ्लोएम, देन जाइलम, ये हमारे वेस्कुलर बंडल हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि वेस्कुलर बंडल के अंदर ही हमारे जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, कि पेरेन्काइमा कितने टाइप के होते हैं। कुछ सिचुएशन में देखा जाता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्लोरेन्काइमा हो गया। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके अंदर क्या होती है? बहुत सारी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिससे कि वो इजिली पानी में तैर सके, फ्लोट कर सके। तो इस तरह के पेरेन्काइमा को क्या बोला जाता है? इस तरह के पेरेन्काइमा को बोला जाता है एरेन्काइमा। अब हमने देखा है कि प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। वो किस वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक और परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? कोलेनकाइमा होता है। और कोलेनकाइमा भी क्या है? लिविंग सेल होती है। इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये टिश्यू किस किस के अंदर एब्सेंट होता है? मोनोकोट के अंदर और रूट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। कौन सा टिश्यू? कोलेनकाइमा टिश्यू एब्सेंट होता है। और ये क्या करता है? अलाउ करता है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो बेंड कर सके, जैसे कि टेंड्रिल्स हो गया या स्टेम्स हो गए क्लाइंबर्स के, बिना टूटे, कि मतलब बेंड कर सकते हैं। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। हमें ये टिश्यू कहाँ मिलेंगे? एपिडर्मिस के नीचे जो लीफ स्टॉक्स होते हैं वहां पर हमें ये इजीली देखने को मिल जाते हैं। और जो ये सेल होती है टिश्यू की, वो कैसी होती है? लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, और कॉर्नर्स पे क्या होती है? इरेगुलरली थिकंड होती है। क्यों होती है इरेगुलरली थिकंड? क्योंकि उनमें डिपोजिशन होता है। किस किस का डिपोजिशन होता है? सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का और पैक्टिन का। और इनके बीच में बहुत ही कम अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब एक और परमानेंट टिश्यू है, कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की वजह से क्या होता है? जो प्लांट होता है वो हार्ड हो जाता है और स्टिफ हो जाता है। तो हमें जो ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? जो कोकोनट का हस्क होता है, जो कोकोनट का बाहर देखा होंगे जो बाल बाल से होते हैं, उसमें कौन सा टिश्यू होता है? वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है।
और जो ये सेल्स होती है इस टिश्यू की वो कैसी सेल्स होती हैं, वो डेड सेल्स होती हैं। ये लॉन्ग होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, जो इनकी वॉल्स होती है वो थिकंड होती है। किसकी वजह से थिकंड होती है? लिग्निन की वजह से होती है। हमने देखा कि इनकी जो वॉल्स है बहुत थिक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कोई भी इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये टिश्यू कहाँ का प्रेजेंट होता है? ये टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल के बगल पास पास में, लीव्स की वीन्स में, या फिर जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स और नट्स की, वहां पर भी ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये प्लांट पार्ट्स को क्या प्रोवाइड कराता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अब हम बहुत सारे टाइप का सिंपल टिश्यू देख सकते हैं, जैसे कि है पेरेन्काइमा, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। अब ये कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा में देखिए वॉल थिकनिंग है, न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये वैक्यूल है, अभी ये क्या है? सेल वॉल है बाहर की तरफ। स्क्लेरेंकाइमा का ये है ट्रांसवर्स सेक्शन और ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो जो ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है? लिग्निफाइड वॉल्स है, वो भी कैसी? थिक लिग्निफाइड वॉल्स है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हमने देखा कि जो ल्यूमेन है बहुत ही नैरो है, और इसमें भी कैसे थिक वॉल्स है? लिग्निफाइड थिक वॉल्स है। अब सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलती है। और जो एपिडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सूखे हैबिटेट्स में रहते हैं, तो जो उनका एपिडर्मिस होता है वो थिकर हो सकता है। क्यों थिकर होना? इसलिए जरूरी है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके, मतलब प्रोटेक्शन हो सके, वाटर लॉस कम से कम हो सके। तो जो प्लांट का एंटायर सरफेस होता है उसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि सारे के सारे जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि मतलब कुछ भी मतलब इंजरी वगैरह ना हो सके, इसलिए ये प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। जो एपिडर्मल सेल होती हैं, जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, वो एक अमाउंट मतलब वो एक चीज को सिक्रीट करता है, जो कि वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है आउटर सरफेस पे, उसको सिक्रीट करता है। ये क्यों सिक्रीट करता है? जिससे कि लॉस ऑफ वाटर ना हो सके, मैकेनिकल इंजरी ना हो सके, फिर पैरासिटिक फंजाई जो होती है उस पर अटैक ना कर सके। ये सब चीजों से प्रोटेक्शन देता है। इसका प्रोटेक्टिव रोल तो है ही, लेकिन जो सेल्स होती है एपिडर्मल टिश्यू की कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और जो मोस्टली एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं। और जो उनके आउटर और साइड वॉल्स होती हैं, जो बाहर की और साइड वॉल्स जो होती हैं मोटी होती हैं, और इनर वॉल कैसी होती हैं? पतली होती है। अब हमने जो लीफ का एपिडर्मिस है वहां पर छोटे छोटे पोर्स देखे होंगे कभी आपने लीफ पे, तो उन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा किससे एनक्लोज होता है? दो किडनी शेप सेल प्रेजेंट होती है, उससे वो एनक्लोज होता है। उन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल्स बोलते हैं। और गार्ड सेल्स किस लिए होती हैं? गार्ड सेल्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर में गैसेज है वो एक्सचेंज हो सके उनका, इसलिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है लीव्स में। अब ये देखिए गार्ड सेल्स ऐसी होती हैं, ये एपिडर्मल सेल्स है, ये स्टोमा है, और ये गार्ड सेल्स है। तो ये आपको लेटरल व्यू दिखा रखा है और ये सरफेस व्यू दिखा रखा है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी का लॉस हो रहा है, वो भी किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, जो भी स्टोमेटा से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका स्टोमेटा कैसा होता है? किडनी बीन शेप्ड होता है स्टोमेटा। किसको छोड़ के? ग्रास को छोड़ के। क्योंकि ग्रास के अंदर कैसा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है? ग्रास के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है डम्बल शेप्ड का। कौन से शेप का? डम्बल शेप्ड का। जो एपिडर्मिस की जो आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ जो होती है, उसमें वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। किस लिए होती है? ताकि वाटर लॉस ना हो सके। और जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है उसमें बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स होते हैं। मतलब कि एपिडर्मल सेल्स जो है वहां से निकल रहे होते हैं, ये पतले पतले हेयर होते हैं, और इनका क्या काम होता है कि सॉइल में जितने भी वाटर है, मिनरल्स है, उनको इजीली ये एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जो स्टेम होती है, स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ट्राइकोम्स बोलते हैं। अब ये जो एपिडर्मिस क्या रोल है एपिडर्मिस का? जो एपिडर्मल सेल होती है रूट्स की, उसका फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इनके अंदर क्या होता है? लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि ये अपना जो एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सके, मतलब सरफेस एरिया को बढ़े। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर
बहुत बहुत मोटी वैक्सी कोटिंग होती है किसी चीज की, क्यूटिन की। क्यूटिन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कैसी क्वालिटी होती है? वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है उनकी आउटर सरफेस पे। वो किस लिए? जिससे कि डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस ना हो सके। अब कॉर्क या बार्क क्या होता है? जब आपने देखा है कि जब प्लांट धीरे धीरे बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, तो जो उसकी बाहर के जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो वो होती है, स्ट्रिप होती है जो कॉर्टेक्स में लोकेटेड होती है, वो बहुत सारी लेयर्स बना लेती है सेल्स की। तो उन लेयर्स को क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। तो जो कॉर्क की सेल्स होती है वो डेड होती हैं और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब कि उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। उनके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं? सब्सटेंस को सुबेरिन बोलते हैं उनके वॉल्स में, जिससे कि गैसेस एंड वाटर का एक्सचेंज होता है। अब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो बने होते हैं एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर, जो टिश्यूज बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। और ये जितनी भी सेल्स होती हैं साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को। और जो जाइलम और फ्लोएम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जाम्पल है। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या क्या? जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है। दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो एक फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, जिससे कि जो प्लांट्स है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, मतलब जो ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, ऐसे एनवायरनमेंट में भी इजीली सर्वाइव कर सके, इसलिए वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर 4 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होती है उनमें कैसी वॉल्स? थिक वॉल्स होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है? वो डेड सेल्स होती है। जब ये मेच्योर होती है तो डेड सेल्स हो जाती हैं। और जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होती हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, जिससे कि वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट वर्टिकली हो सके, मतलब ऐसे ऐसे हो सके, यूनिडायरेक्शनली हो सके। जो पेरेन्काइमा होता है वो फूड को स्टोर करता है और हेल्प करता है कि वाटर के साइडवेज कंडक्शन हो सके। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है? वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। अब जैसे जाइलम तो 4 तरीके के सेल से मिलकर बना होता है, फ्लोएम बना होता है 5 टाइप की सेल से। क्या क्या? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होती है, मतलब ट्यूब लाइक सेल्स होती है विद परफोरेटेड वॉल्स होती है, मतलब उनके अंदर पोर्ट से प्रेजेंट होते हैं, छेद से प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? सीव ट्यूब्स के अंदर। अब जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से, मतलब पत्ती में फोटोसिंथेसिस हुआ है तो पत्ती में फूड बनेगा, तो वहां से दूसरे प्लांट के पार्ट्स में फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। और फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर जितनी भी बाकी सेल्स है वो किस सेल्स है? लिविंग सेल्स। जैसे फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड सेल्स है। बाकी सारी फ्लोएम सेल्स कैसी होती है? लिविंग सेल्स होती है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का टाइप्स देखेंगे हम, जैसे कि एपिडर्मिस है, ये स्टोमेटा दे रखा है इसको, ये ट्रैकिड में ये पिट है, ये वेसल्स में पिट है, ये जाइलम पेरेन्काइमा में न्यूक्लियस देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म देख सकते हैं। अब ये फ्लोएम का सेक्शन दिया हुआ है जिसमें कि सीव प्लेट स्ट्रक्चर है, ये सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा और ये है कंपेनियन सेल। अब लीव्स को क्या बोला जाता है? लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीव्स में फूड बनता है, इसलिए लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब जब फूड होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, मेनली किसकी फॉर्म में होता है? वो मेनली होता है सुक्रोज की फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो जो ब्लड है, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अदर। जो ब्लड है वो फ्लो करता है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस को एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो क्या करता है ये? ऑक्सीजन और फूड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। कौन? ब्लड। और ये क्या करता है? जो वेस्ट होती है पूरी बॉडी पार्ट में जितना भी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको लीवर और किडनी के पास लेके जाता है। किस चीज के लिए? डिस्पोजल के लिए वो लेके जाता है। अब जो ब्लड होता है, मसल्स होता है, वो दोनों ही टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब उनका क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पर बहुत सारे टाइप के एनिमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बॉडीज में, जैसे कि एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसको न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं। अब जो है ब्लड है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल क्या बनाता है?
मस्कुलर टिश्यू बनाता है। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी के अंदर, है ना। और एपिथेलियम क्या करती है, मोस्टली जो ऑर्गन्स होते हैं, कैविटीज होती है बॉडी के अंदर, उनको कवर करके रखता है, जो एपिथेलियम होता है। और जो है ये एज अ बैरियर भी फंक्शन करता है कि जिससे कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स है वो सेपरेट रह सके। इसके लिए भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जिसमें सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है। इनका मेन फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किसके अगेंस्ट? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट ये प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन। तो ये क्या करता है, ड्राई सरफेस जो होती है स्किन की और या बकल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस होता है, फेरिंग्स या इनर लाइनिंग्स होती है, डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड, इन सबको क्या करता है, ये कवर करके रखता है। कौन? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब जो स्किन होती है, ये लाइनिंग ऑफ द माउथ होती है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वेलाई और किडनी ट्यूबुल्स, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये टाइटली पैक्ड होता है और एक कंटिन्यूअस शीट बनाता है। इनके बीच में बहुत ही कम अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी में कोई भी चीज हमारी बॉडी में अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो उसको कम से कम एक लेयर एपिथेलियम से पास होना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमारी बॉडी में कुछ भी आ रहा है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में ऐसे ही एंटर कर जाएंगे, तो प्रोटेक्शन के लिए ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हमारी बॉडीज में हो सके। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल हमारे जो बॉडी के अंदर का जो भी एक्सचेंज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर से बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सचेंज हो सके। टाइप की तरह देखा जाए तो जो जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी एपिथेलियम है, वो किससे सेपरेट होते हैं? अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट होते हैं। वो भी किसके द्वारा? वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा वो सेपरेट होते हैं। जो सेल्स लाइनिंग होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई होती है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोला जाता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और स्क्वामा का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन। तो जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग को फॉर्म करती हैं। अब जो ईसोफेगस होता है या लाइनिंग ऑफ द माउथ होती है, ये भी कवर होती है किससे? स्क्वामस एपिथेलियम से। और जो स्किन होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो भी किससे मिलकर बनी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। अब जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो अरेंज होती है, बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती है, जिससे कि वियर और टियर का खतरा ना रहे। तो इसीलिए क्या करते हैं? अरेंज होती है। किस पैटर्न में अरेंज होती है? लेयर्स के पैटर्न में अरेंज होती है। तो इस एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो जहां पर एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है, जैसे कि जो इनर लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की, वहां पर कैसी सेल्स प्रेजेंट होती है? वहां पर प्रेजेंट होती है टॉल एपिथेलियल सेल्स, लंबी लंबी कॉलम जैसी सेल प्रेजेंट होती है, तो इसे बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सीलिया जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे एपिथेलियल सेल्स की। तो ये जो सीलिया है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, घूमते हैं। तो इनके मूवमेंट से क्या होता है? जो म्यूकस होता है, जैसे हमारे नोज में म्यूकस होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। हमारे नाक के अंदर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, वो सीलिया के फॉर्म में ही होते हैं। तो इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं हम? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। अब क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्या होती है? क्यूब शेप्ड सेल्स होती है। ये क्या बनाती है? लाइनिंग बनाती है किस चीज की? किडनी ट्यूब्यूल्स की, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स की। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब जो एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कभी कभी क्या करती है? एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी एक्वायर कर लेती है, ग्लैंड सेल बन जाती है, मतलब एज अ ग्लैंड फंक्शन करती है, जो कि एपिथेलियल सरफेस पे कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करती है। और कभी कभी क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू का कुछ पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन जाती है। उस जो ग्लैंड बन जाती है उसको क्या बोला जाता है? उस एपिथेलियम को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दिए हुए हैं, जैसे कि स्क्वामस है। स्क्वामस में क्या होता है? जो सेल्स होती है थिन होती है, फ्लैट होती है, स्केल लाइक होती है। इनका जो न्यूक्लिया ये देखो, जो न्यूक्लिया ये भी फ्लैटेंड है। और ये कहाँ का पाई जाती है? एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और
बोमन कैप्सूल्स ऑफ किडनी में ये प्रेजेंट होती है स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें क्या है, देखो बहुत सारी लेयर्स है सेल्स की, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है, और जो सेल्स होती है सरफेस की फ्लैट होती है, और जो नीचे की जो सेल्स होती हैं ये क्यूबोइडल और कॉलमनार भी हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ में, ईसोफेगस में, स्किन में, यहाँ पर ये सब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट हो सकती है। अब एक क्यूबोइडल जो होती है इसमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, क्यूब शेप है, देखिए स्ट्रक्चर क्यूब शेप है ये, और जो न्यूक्लियाई होती है राउंड होती है और बीच में प्रेजेंट होती है, मतलब सेंट्रली देखो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किडनी ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होती है और ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट होती है। कौन सी एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब ये है कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड भी बोलते हैं। इसमें सेल्स जो होती हैं वो कॉलम जैसे टॉल जैसी होती है, पिलर लाइक, कॉलम लाइक बोल सकते हैं। इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो ओवल होता है, और जो है बेस के तरफ जैसे नीचे की तरफ सारे न्यूक्लियस लगे हुए हैं, नीचे की तरफ इसमें सब न्यूक्लियस होते हैं। और जो सिलिएटेड टाइप जो होती है वो हेल्प करती है मूवमेंट में, वो भी कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग में और रेस्पिरेटरी पैसेज में ये एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब कुछ जंक्शंस हैं जैसे कि टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या होता है कि जो टिश्यू में से कुछ भी लीकेज ना हो, कि मतलब सब्सटेंस को स्टॉप करते हैं कि लीकेज ना हो पाए, जिसे समझ सकते हैं इट हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ये यहाँ पर आएगा टाइप्स ऑफ जंक्शंस, गलती से यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर आएगा टाइप्स ऑफ जंक्शंस। तो टाइट जंक्शंस में क्या करता है कि स्टॉप करता है सब्सटेंस को, जिससे कि टिश्यू में से कुछ भी लीकेज ना हो सके। अब दूसरा है अधेरिंग जंक्शन। तो ये अधेरिंग जंक्शन, अधेर मतलब होता है जोड़ के रखना, तो जो नेबरिंग सेल्स जो आसपास की सेल्स होती है उनको टाइटली जोड़ के रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अधेरिंग जंक्शन बोलते हैं। अब गैप जंक्शन क्या होता है, तो ये गैप जंक्शन होता है कि ये सेल्स को प्रोवाइड कराता है कि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, कैसे कि साइटोप्लाज्म को जो मतलब एक दूसरे से जोड़ के रख सके, नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से जोड़ के रख सके, जिससे कि अगर पास है नेबरिंग सेल्स पास उनका साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है, जिससे कि आयंस का ट्रांसफर बहुत फास्ट हो सके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर इजिली हो सके। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पे 4 टाइप के दिए हुए हैं, एक है ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू। तो ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं वो लूजली स्पेस्ड होती हैं और किसमें एम्बेडेड होती हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये एम्बेडेड होती हैं। और जो इनका मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड लाइक भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। जो नेचर होता है मैट्रिक्स का वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको क्या फंक्शन प्रोवाइड करना है उस कनेक्टिव टिश्यू को, उसके अकॉर्डिंग ही उस मैट्रिक्स का नेचर होता है। अब जो ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और जो ब्लड होता है फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस किस का, गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल का डिफरेंट बॉडी पार्ट में, जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट कराने में ब्लड हेल्प करता है। अब जो बोन है, बोन में कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये मसल्स को भी वो करता है, मतलब मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और सपोर्ट करता है, बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है कौन, बोन। और ये स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं क्या, बोन। अब जो बोन सेल्स होती हैं वो एम्बेडेड होती है किसके अंदर, हार्ट मैट्रिक्स के अंदर। और ये हार्ट मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बोन्स, मतलब जो ये हार्ट मैट्रिक्स बना होता है किस किस से, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। अब जो 2 बोन्स होती है, कोई भी 2 बोन्स है वो कनेक्ट होती है एक दूसरे से, किस तरह कनेक्टिव टिश्यू से, लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके थ्रू 2 बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और ये जो लिगामेंट जो टिश्यू है बहुत ही इलास्टिक होता है, इसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। अब जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, और ये भी एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और जो टेंडन्स होते हैं फिब्रस टिश्यू होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसके अंदर, टेंडन्स के अंदर। अब एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है क्या, कार्टिलेज। उसमें क्या होती है, वाइडली स्पेस, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। और जो इसका सॉलिड मैट्रिक्स होता है किसका, कार्टिलेज का, वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और शुगर से। तो जो कार्टिलेज होती है वो जॉइंट से जो बोन सरफेस होती है उनको स्मूदन करके रखती है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, नोज में, ईयर में,
ट्रैकिया में और लैरिंग्स में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम जो ईयर के कार्टिलेज है उनको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आर्म्स में जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, उनको हम बैंड नहीं कर सकते। अब एक और कनेक्टिव टिश्यू है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के आसपास प्रेजेंट होता है, नर्व्स में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में भी ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? जितना भी स्पेस प्रेजेंट होता है ऑर्गन के अंदर, उसके अंदर ये भरा होता है। कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उससे वो फिल करता है और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और टिश्यूज के रिपेयर करवाने में भी यही टिश्यू, जैसे कुछ भी टिश्यू में खराबी हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए भी ये टिश्यू हेल्प करता है। कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एक और टिश्यू एडिपोज टिश्यू, ये एक फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू है। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे पाया जाता है और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी पाया जाता है। और जो ये टिश्यू की सेल्स होती है वो किससे फिल होती है? फैट ग्लोब्यूल से प्रेजेंट होती है। और जो स्टोरेज ऑफ फैट है, जब फैट स्टोर होता है तो ये एज एन इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है। अब हमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू दिए हुए हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल दिए हुए, डिफरेंट WBC दी हुई है। हेबर्सन कैनाल के क्या होता है? इस हेबर्सन कैनाल के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती है। हमें कॉन्ड्रोसाइट्स दिए हैं, ये हाइलिन मैट्रिक्स। एक होता है कैनेलिकुलस। कैनेलिकुलस क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? स्लेंडर प्रोसेस होता है किसका? बोन सेल और ऑस्टियोसाइट्स का। ये हमारी RBC, ये रेटिकुलर फाइबर, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। ये एडिपोज टिश्यू में देखिए फैट ड्रॉपलेट है, ये न्यूक्लियस है। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू में कैसी सेल्स प्रेजेंट होती है? इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनको मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। ये टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में उसके लिए मस्कुलर टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे कि क्या होती है? मूवमेंट होती है। अब जब मसल्स हमारी लिम्स में प्रेजेंट होती है, हम जब चाहे अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं, हम चाहे, और जब हम चाहे, मेरा अपना हाथ चलाने का मन कर रहा है तो मैं चला सकती हूँ, जब रोकने का मन कर रहा है मैं रोक सकती हूँ। तो एक ऐसी मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स है। और इन मसल्स को क्या बोला जाता है? स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली अटैच होती है किससे? बोन से अटैच होती है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो मसल्स है उनके अंदर कैसे बैंड दिखाई देते हैं? ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं, स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं। जब इनको हम अच्छे से स्टेन करते हैं तो हम इसके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड और स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं। और जो स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब जो टिश्यू होती है उनकी सेल्स कैसी होती है? लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है। मल्टीन्यूक्लिएट मतलब उनके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। अब जो हमारा खाना होता है, खाने की जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्लड वेसल्स का, ये सारी इनवॉलंटरी मूवमेंट है। हमने नहीं कहा खाने से कि अंदर जा रहा है तो भाई अब तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, कि अब तुम स्टमक में जाओ, अब तुम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ, लार्ज इंटेस्टाइन में जाओ। ये खाना, ये जो मूवमेंट हो रही है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है, मतलब खुद ही हो रही है। हम इन्हें ना तो स्टॉप कर सकते हैं खुद से ही और ना ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो स्मूथ मसल और इनवॉलंटरी मसल है ये कंट्रोल करती है ऐसे मूवमेंट्स को। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इनवॉलंटरी मसल्स जो होती है हमारी स्मूथ मसल्स, तो ये प्रेजेंट होती है आइरिस ऑफ द आई की आइरिस में, यूट्रस में, और जो लंग्स के ब्रोंकियाई होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती हैं। और जो इनकी सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। उनमें स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनको अनस्ट्रिएटेड मसल भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनस्ट्रिएटेड मसल्स बोला जाता है। अब जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनमें देखा जाता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखा जाता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो इस इनवॉलंटरी मसल्स को हम ऐसे अपने हार्ट से नहीं कहते कि कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, वो खुद होता है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स है, वो भी हार्ट के अंदर होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और जो हार्ट की मसल सेल्स होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? जो सेल्स होती है नर्वस टिश्यू की वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। किसके लिए? कि उन्हें जल्दी से स्टिमुलेशन मिले और फिर वो स्टिमुलस को जल्दी से ट्रांसमिट कर दे, जिससे कि जो भी चेंजेस करने हैं हमारे, मतलब जो भी हमें अपना बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमें अगर हमारा हाथ कहीं जल गया है, मतलब हमने कोई गर्म चीज अपने हाथ में टच करने वाले हैं और टच कर लिया है हमने, तो हमारा नर्वस टिश्यू, हमें नर्वस जो सिस्टम होता है इसकी वजह से हमें पता चलता है कि
स्टिमुलस हमें मिला, हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया, तभी हम अपना हाथ हटाते हैं। सब किसकी वजह से होता है? नर्वस टिश्यू की वजह से ही होता है। तो जो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स होते हैं सारे किससे कंपोज होते हैं? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और जो सेल्स होती है इस टिश्यू की उनको क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो जहां से पतले पतले हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होते हैं। यूजुअली हर न्यूरॉन में क्या होता है? एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, और उसको एक्सॉन भी बोला जाता है। और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच्ड पार्ट प्रोसेस जिसे प्रोसेसेस बोला जाता है और डेंड्राइट्स बोला जाता है। अब जो ये इंडिविजुअल, एक मिनट, ये हटा देना। हाँ जी, एन इंडिविजुअल नर्व सेल इंडिविजुअल है। जो इंडिविजुअल नर्व सेल होती है वो 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है। बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर, मतलब कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर एक नर्व बनाते हैं। और जो ये सिग्नल जो पास होता है नर्व फाइबर के अलोंग जाके, उसको क्या बोलते हैं? हम नर्व इम्पल्स बोला जाता है। अब जो नर्व इम्पल्स है वही अलाउ करती है कि हम अपने मसल्स को मूव कर सके जब हम चाहते हैं। अब जब कॉम्बिनेट मतलब जब फंक्शन होता है, जब नर्व और मसल टिश्यू मिलकर काम करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है एनिमल्स में। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स है वो अगर कोई स्टिमुलाई मिला उसमें मतलब रिस्पॉन्स कर सके, एकदम से रिस्पॉन्स कर सके, रैपिडली रिस्पॉन्स कर सके, उसके लिए ये नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्ट्रक्चर दिया हुआ है न्यूरॉन का। ये देखिए डेंड्राइट से ये क्या करते हैं? इम्पल्स को रिसीव करते हैं। अब इसे बोलते हैं एक्सोन हिल लॉक। ये क्या करता है? इम्पल्स को इनिशिएट करता है। अब बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ये सेल बॉडी है। और इसमें क्या है? ये मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ न्यूरॉन भी बोला जाता है इसको। ये एक्सॉन है, ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इम्पल्स को सेल अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये यहाँ पर है नोड ऑफ रेनवियर। ये जो है जो दो माइलिन शीथ है उनके बीच में क्या होता है? गैप प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। अब जो माइलिन शीथ होती है ये इंसुलेशन और क्या करती है? इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाती है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? माइलिन शीथ। ये है श्वान सेल है और यही किसका फॉर्मेशन करती है? ये फॉर्मेशन करती है माइलिन शीथ का। ये एक्सोन टर्मिनल्स, ये क्या करते हैं? इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। किससे ट्रांसमिट करते हैं? नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर इफेक्टर तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये है सिनेप्टिक नोड, ये क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर टिश्यू चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये चैप्टर आपके टीचर नेचुरल साइंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि एक अलग से ही टॉपिक दिया हुआ है। सिलेबस में आपने देखा होगा, सिलेबस मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर में जो भी समझ में ना आया हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।